हम नॉर्मन, एमा और रे नाम के 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक गेट के पास खड़े थे और यहाँ वो लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि गेट की दूसरी तरफ क्या है। वो लोग आज तक इस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं गए थे क्योंकि उनकी मॉम ने उन्हें बचपन से यही बताया था कि इस गेट के दूसरी तरफ बहुत बड़ा खतरा है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ग्रेस फील्ड हाउस नाम के एक ऑर्फनेज के अंदर आ जाता है जहां हम नॉर्मन, एमा और रे को देखते हैं जो कि इसी ऑर्फनेज के स्टूडेंट थे। एमा 11 साल की हो चुकी थी और नॉर्मन एंड रे भी लगभग उसी के एज के थे, यानी कि ये लोग इस ऑर्फनेज में काइंड ऑफ सीनियर्स थे। यहाँ हम इसाबेला नाम की एक लेडी से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि इस ऑर्फनेज में इन बच्चों का ध्यान रखती थी और इन्हें ही बच्चे मॉम कहकर बुलाते थे। इन सभी बच्चों में से मॉम को एमा सबसे प्यारी लगती थी, हेंस शी वाज हर फेवरेट। अब इस पॉइंट पे एज एन ऑडियंस हम एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करते हैं एंड दैट वाज कि सभी बच्चों की नेक पर डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स प्रिंटेड थे। इस ऑर्फनेज में एक अजीब रूल भी था जिसके मुताबिक जब कोई स्टूडेंट 12 साल का हो जाता था तो उसे ये ऑर्फनेज छोड़कर जाना होता था। 12 साल के बाद जो भी फैमिली उस बच्चे को अडॉप्ट करती थी उसे उनके साथ जाना होगा, लेकिन आज एक 6 साल की बच्ची कॉनी को किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और इसीलिए उसे ऑर्फनेज छोड़कर जाना था। तो इसके बाद हम सभी बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हुए देखते हैं जहां वो फ्यूचरिस्टिक तरीके से किसी स्क्रीन और पॉइंटर का यूज करके एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम के बाद मॉम क्लास में रिजल्ट अनाउंस करती है जिसमें नॉर्मन, एमा और रे ने सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। ऐसे में सब बच्चे इनकी तारीफ करते हैं, लेकिन डॉन नाम का एक स्टूडेंट इससे इरिटेट हो जाता है और वो नॉर्मन को टैग गेम के लिए चैलेंज करता है। अब ये टैग गेम काइंड ऑफ लुका छिपी टाइप का था और इस चैलेंज को नॉर्मन एक्सेप्ट करता है। तो गेम स्टार्ट होता है जहां नॉर्मन बच्चों को ढूंढना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में नॉर्मन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ढूंढ लेता है। वो डॉन और कॉनी को भी ढूंढ लेता है जिसके बाद सिर्फ एमा बची थी। एमा फॉरेस्ट में भाग रही थी और नॉर्मन यहाँ एमा के इमोशन का फायदा उठाकर उसे भी टैग कर देता है। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि नॉर्मन काफी स्मार्ट था, साथ ही वो हमेशा स्ट्रैटेजिकली चीजों को अप्रोच करता था। खैर, इसके बाद डॉन वापस से नॉर्मन को एक रीमैच के लिए चुनौती देता है और ये गेम फिर से शुरू होता है। इस बार गेम खेलते वक्त नॉर्मन और एमा बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं जहां एमा नॉर्मन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस बाउंड्री को पार नहीं करना है क्योंकि मॉम उन्हें ऐसा करने से मना करती है। तभी यहाँ रे, डॉन और बाकी के बच्चे भी आ जाते हैं और वो सभी इस टॉपिक पे बात करने लगते हैं। गिल्डा नाम की एक लड़की का पूछना था कि जो भी बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं वो हमें वापस लेटर्स वगैरह क्यों नहीं लिखते, जिसपे नॉर्मन का कहना था कि मे बी उनके न्यू पेरेंट्स उन्हें इतना प्यार करते होंगे कि उन्हें लेटर्स लिखने वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता होगा। नॉर्मन कहता है कि जब वो बाहर जाएगा ना तब वो उन सभी चीजों को देखेगा जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना है। वहीं रे अजीब बात कहता है कि वो बाहर जाकर बस जिंदा रहना चाहता है। नाउ एमा का कहना था कि वो तो यहाँ से बाहर ही नहीं जाना चाहती और ये बच्चे आपस में इसी टॉपिक पे बातें करते हैं। खैर, शाम के वक्त कॉनी के यहाँ से जाने का वक्त हो गया था और सभी बच्चे इमोशनल होते हुए उसे बाय कर रहे थे। रूम में एमा नोटिस करती है कि कॉनी की डॉल यहीं छूट गई थी और इसीलिए वो नॉर्मन के साथ गेट की तरफ भागती है। गेट के पास पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा ट्रक दिखता है जिसमें बैठकर कॉनी अपने घर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ आसपास कॉनी कहीं दिख नहीं रही थी। इसलिए एमा ट्रक के पीछे जाकर देखने लगती है और अचानक ही हम एमा का शॉक्ड फेस देखते हैं। तभी यहाँ नॉर्मन भी आता है जो ट्रक के अंदर देखकर एमा की तरह ही शॉक्ड रह जाता है एंड एज एन ऑडियंस हम ट्रक के अंदर कॉनी की डेड बॉडी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने में ही उन्हें यहाँ किसी की आवाज़ आने लगती है और इसीलिए ये दोनों ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। ट्रक के नीचे से वो दोनों 2 मॉन्स्टर्स शैडोज को देखते हैं जो कि ह्यूमन वॉइस में ही बात कर रहे थे और उनमें से एक मॉन्स्टर कॉनी की डेड बॉडी को उठाकर एक बड़े से ट्यूब में डाल देता है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। इन मॉन्स्टर्स के साथ यहाँ इसाबेला यानी कि मॉम भी मौजूद थी। इसी बीच मॉन्स्टर में से एक को ऐसा फील हो जाता है कि ट्रक के नीचे कोई छुपा हुआ है, लेकिन इससे पहले वो मॉन्स्टर चेक करता नॉर्मन और एमा वहां से भाग निकलते हैं। ये दोनों भागते भागते फील्ड में रुक जाते हैं और यहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि ये ऑर्फनेज एक फार्म की तरह है जहाँ बच्चों को बड़ा किया जाता है ताकि उन्हें मॉन्स्टर्स को फीड किया जाए और इसाबेला, जिसे वो मॉम कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। वो दोनों भागकर स्कूल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ रे उनके लिए खड़ा था। रे उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने कॉनी को उसकी डॉल दे दी, जिस पर एमा और नॉर्मन कुछ रिप्लाई नहीं करते। ये दोनों अपने रूम में पहुंचकर ऑर्फनेज से भाग जाने की सोचते हैं, लेकिन एमा का कहना था कि वो बाकी बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ सकती। मीनवाइल रूम के बाहर से रे इनकी सारी बातें सुन चुका था और दूसरी तरफ हम गेट के पास मॉम को देखते हैं जिनके हाथ में कॉनी वाली डॉल थी, यानी कि मॉम को पता चल गया था कि वहां ट्रक के पास सच में कोई आया था। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।
नाउ सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग एमा की एक नाइटमेयर से होती है जहां वो मॉन्स्टर्स के डाइनिंग टेबल पे कॉनी की बॉडी देखती है। ये सपना देखकर उसकी नींद खुल जाती है और अब वो मॉन्स्टर्स के साथ साथ मॉम से भी डरने लग गई थी। ऐसे में नॉर्मन एमा को समझाता है कि इन्हें एकदम नॉर्मल रिएक्ट करना होगा वरना मॉम को पता चल जाएगा कि यही दोनों कल बाहर गए थे। नॉर्मन एमा को बताता है कि लास्ट नाइट उसने उन दोनों मॉन्स्टर्स की बातों से एक चीज नोटिस की और वो ये कि मॉन्स्टर्स के लिए बच्चों की एज मैटर करती है। यानी कि 6 साल के बच्चे की क्वालिटी अगर नॉर्मल होती है तो 12 साल के बच्चे की क्वालिटी हाई होगी। अब जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर्स के पास भेज ही दिया जाता है और 6 साल के वो बच्चे जो टेस्ट्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म नहीं करते उन्हें 6 साल की उम्र में ही भेज दिया जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को बच्चों का ब्रेन खाना होता है। 12 साल के बच्चे का ब्रेन 6 साल के बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसलिए स्टूडेंट्स के 12 साल का होने का वेट किया जाता है। अब क्योंकि कॉनी के स्कोर्स कम थे इसलिए उसे 6 साल की उम्र में ही भेज दिया गया और अब 2 महीने बाद फिर किसी बच्चे को भेजा जाएगा, यानी कि इनके पास भागने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त है। तो इसके बाद ये दोनों फॉरेस्ट में जाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं जहाँ नॉर्मन ग्राउंड पे एक मैप ड्रॉ करके बताता है कि ऑर्फनेज के चारों तरफ वॉल्स एंड बाउंड्रीज हैं और ये सारा सेटअप एक फॉरेस्ट में है। देन ये दोनों बाउंड्री क्रॉस करके बाहर देखने जाते हैं और आगे जाने पर उन्हें एक बहुत ही ऊंची दीवार दिखती है। ये दीवार इतनी ऊंची थी कि एक पेड़ पर चढ़ने के बाद भी नॉर्मन को उसके पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नॉर्मन उस वॉल पर कान लगाता है और उसे रियलाइज होता है कि इस वॉल के दूसरी तरफ कोई भी गार्ड्स वगैरह नहीं थे। अब नॉर्मन और एमा चाहते तो वो दोनों यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन एमा बाकी बच्चों को भी यहाँ से लेकर भागना चाहती थी, इसीलिए वो एक अच्छा प्लान बनाने का डिसाइड करते हैं। नाउ रेसेस ओवर होने वाला था इसलिए नॉर्मन और एमा बाकी बच्चों को ग्राउंड में ही ज्वाइन करते हैं। यहाँ मार्क नाम का एक छोटा बच्चा मॉम को बताता है कि उसकी दोस्त नायला फॉरेस्ट में कहीं गुम गई है, जिसके बाद मॉम अपनी पॉकेट से एक वॉच निकालते हुए स्माइल करती है और कुछ ही मिनटों में वो नायला को ढूंढ के ले आती हैं। ये देखकर नॉर्मन और एमा श्योर हो जाते हैं कि मॉम के पास जो वॉच थी वो किसी तरह की ट्रैकिंग डिवाइस है और हर बच्चे के अंदर में भी एक ट्रैकर है। खैर रात को मॉम एमा के पास आती है और एमा एकदम से डर जाती है। मॉम एमा से पूछती है कि वो घबराई हुई क्यों है, जिस पे एमा खुद को संभालते हुए कहती है कि वो ये सोचकर उदास है कि उसे भी एक दिन ये जगह छोड़कर जाना होगा। तो इस क्लोज कॉल के बाद एमा और नॉर्मन मिडनाइट को स्टोर रूम से ढेर सारा टेबल क्लॉथ चुराते हैं ताकि वो इन टेबल क्लॉथ्स को जोड़कर एक रस्सी बना सके जिससे वो वॉल को पार कर पाएंगे। ये दोनों मॉर्निंग में इन टेबल क्लॉथ्स को वॉल के पास ही एक ट्री होल में छिपा देते हैं। इस पॉइंट पे एमा का कहना था कि उन्हें रे को भी प्लान में शामिल कर देना चाहिए क्योंकि रे काफी स्मार्ट है और वो उनकी हेल्प कर सकता है। रे जो कि इनकी बातें ऑलरेडी सुन रहा था वो इनके पास आता है और ये दोनों रे को सब कुछ बताते हैं। रे का कहना था कि इन तीनों को ही यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों को यहाँ से लेकर भागना इम्पॉसिबल है, जिस पे एमा कहती है कि अगर रे हेल्प करेगा तो ये पॉसिबल हो सकता है। एनीवेज शाम को मॉम बच्चों को सिस्टर क्रोन से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि यहाँ एज ए केयर टेकर काम करने आई थी। इसके अलावा ऑर्फनेज में कैरल नाम की एक न्यू स्टूडेंट भी ज्वाइन करती है जो कि कॉनी की जगह पर आई थी। नाउ सिस्टर क्रोन को देखकर एमा और नॉर्मन टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मॉम के साथ साथ सिस्टर क्रोन का भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम मॉम को देखते हैं जो कि सिस्टर को उसका रूम दिखाती हैं और ये रूम एमा, रे और नॉर्मन के रूम के ठीक सामने था। सीन शिफ्ट होकर लाइब्रेरी में जाता है जहां एमा, नॉर्मन और रे अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। एमा पूछती है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस बच्चों के अंदर कहां प्लांट किया गया होगा, जिस पर रे कहता है कि ये कोई एडवांस टेक है जिस वजह से वो इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम सिस्टर और मॉम को एक साथ देखते हैं और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इसाबेला अब तक की अकेली यंगेस्ट मॉम थी एंड सिस्टर क्रोन कहीं ना कहीं इस बात से जेलस फील करती थी। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इसाबेला ये जानती थी कि 2 स्टूडेंट्स ने उस रात ट्रक में कॉनी की डेड बॉडी को देख लिया है, इसीलिए सिस्टर क्रोन का काम बच्चों पे सिर्फ कड़ी नजर रखने का था। इसके अगले सीन में हम सिस्टर क्रोन को अपने रूम में अपनी डॉल से अजीब तरह से बात करते हुए देखते हैं एंड उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनका प्लान इसाबेला को इनकेपेबल शो करके रिप्लेस करने का था। वो उन 2 बच्चों का पता लगाकर अथॉरिटी में इसाबेला की शिकायत कर देगी और फिर खुद उस जगह को ले लेगी। दूसरी तरफ नॉर्मन और रे आपस में बात कर रहे होते हैं जहां रे सजेस्ट करता है कि अगर ये लोग मॉम और सिस्टर को जान से मार दे तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा। तभी यहाँ सिस्टर क्रोन आ जाती है और वो इनको अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। नॉर्मन सिस्टर के आने से एकदम घबरा गया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद सिस्टर ने उनकी बातें सुन ली है। मोरओवर मॉम को कहीं ना कहीं नॉर्मन और रे पे शक था।
दूसरी तरफ एमा कैरोल के रूम में थी और वो कैरोल के कान पे एक स्कार नोटिस करती है जो कि यहाँ मौजूद लगभग हर बच्चे के कान पे था, क्योंकि उन्हें बचपन में किसी तरह की वैक्सीन दी गई थी। ऐसे में एमा को लगता है कि यही वो ट्रैकिंग डिवाइस है जो हर बच्चे के अंदर इम्प्लांट किया गया है। यहाँ रूम में गिल्डा भी प्रेजेंट थी जो कि एमा की एक्टिविटी नोटिस कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होकर मॉम पर आता है जो कि किसी डिवाइस की हेल्प से एक लेडी से बात कर रही होती है। मॉम इस लेडी को ग्रैंड मदर कह के बुला रही थी और ग्रैंड मदर का कहना था कि बाकी ऑर्फनेजेस ने खराब परफॉर्म किया है, विच मीन्स कि इस तरह के और भी ऑर्फनेजेस थे जहां से बच्चों को डीमंस के पास भेजा जा रहा था। ग्रैंड मदर मॉम की सिचुएशन जानना चाह रही थी और मॉम कहती है कि उनके यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद हम सभी बच्चों को ग्राउंड में देखते हैं जहां गिल्डा एमा को बाउंड्री की तरफ जाते हुए नोटिस कर लेती है। एमा रे और नॉर्मन के पास पहुंचकर उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में बताती है और ऐसे में नॉर्मन कहता है कि उन्हें इसे कट करके निकाल लेना चाहिए। एमा तुरंत वार्न करती है कि मॉम सुबह सभी बच्चों के बाल को कोम करती है, जिस वजह से वो फौरन ईयर पे लगे कट को नोटिस कर लेगी। इसके अलावा ऑर्फनेज से सभी बच्चों को लेकर भागना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबकी इतनी स्टैमिना नहीं कि वो तेजी से वॉल को क्रॉस कर सकें। इसीलिए एमा डिसाइड्स कि वो इन बच्चों को टैग गेम के द्वारा ट्रेन करेगी, जहां नॉर्मन बच्चों को पकड़ेगा, एमा बच्चों को फिजिकली फिट करेगी और रे इन सबको स्ट्रैटेजी सिखाएगा। इस तरह वो हर दिन टैग गेम खेलकर इन बच्चों को ट्रेन कर देंगे। तो इसके बाद वो लोग सब बच्चों को लेकर टैग गेम खेलने का प्लान करते हैं और सिस्टर क्रोन भी इन्हें ज्वाइन करती है। गेम स्टार्ट होते ही सिस्टर काफी बच्चों को फौरन ढूंढ लेती है एंड इन द एंड वो एमा की तरफ बढ़ने लगती है जो कि एक रॉक के पीछे छिपी हुई थी। सिस्टर क्रोन कहने लगती है कि एमा की वीकनेस उसकी काइंडनेस और इनोसेंस है, वही रे की वीकनेस है जल्दी गिव अप करना और नॉर्मन फिजिकली वीक है। सिस्टर क्रोन एड्स कि उसे पता है कि उसने लास्ट नाइट कुछ देखा था और अगर वो सही है तो वो उसके साथ है। एंड इसके बाद सिस्टर एमा को पकड़ लेती है। नाउ गेम के केवल 8 मिनट बचे थे और सिस्टर को रे और नॉर्मन को पकड़ना था। सिस्टर नॉर्मन और रे को ढूंढकर उनके पीछे भागती है, लेकिन नॉर्मन और रे दो अलग अलग रास्ते पे भागने लगते हैं। ऐसे में सिस्टर नॉर्मन के पीछे भागती है, लेकिन इससे पहले वो नॉर्मन को पकड़ती रे डिक्लेयर करता है कि टाइम खत्म हो चुका है। दिस मेंट कि बच्चों ने सिस्टर क्रोन को हरा दिया था और सिस्टर इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। इसी बीच हम गिल्डा को देखते हैं जो कि परेशान नजर आ रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टोर रूम में आ जाता है जहां एमा, नॉर्मन और रे डिस्कस करते हैं कि ऑर्फनेज में सिस्टर और मॉम के अलावा कोई और भी है जो इन पे नजर रख रहा है और ये कोई स्टूडेंट में से ही है। ये स्टूडेंट शायद इनकी इंफॉर्मेशन मॉम तक पहुंचा रहा है और इसी के साथ 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम नॉर्मन को एक बैग में कुछ डालकर अपने बेड के नीचे छुपाते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन मॉम और सिस्टर पे शिफ्ट करता है जहां मॉम सिस्टर पे गुस्सा थी क्योंकि सिस्टर ने बच्चों के साथ टैग गेम खेला। मॉम के हिसाब से सिस्टर का काम सिर्फ बच्चों पे नजर रखने का है और ऐसे में सिस्टर गुस्साते हुए अपने रूम में जाकर अपने डॉल को काइंड ऑफ टीयर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम नॉर्मन, रे और एमा को प्लेग्राउंड में देखते हैं जहां रे नॉर्मन से पूछता है कि क्या उसे उस ट्रैकर को तोड़ने का कोई तरीका मिला, जिस पर नॉर्मन बताता है कि ठीक 10 दिन के अंदर उसे ट्रैकर को तोड़ने का तरीका मिल जाएगा और ठीक 10 दिन बाद वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर रे और एमा सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि उनके पास अभी पूरे 1.5 महीने बचे थे और अब तक प्लान भी रेडी नहीं हुआ था। इस पर नॉर्मन कहता है कि मॉम भी ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से भागने का प्लान कर रहे हैं वो नेक्स्ट फेयरवेल डे पे ही भागेंगे, बट हम लोग टाइम से पहले ही गायब होकर मॉम को चकमा दे देंगे। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टीम को एक्सपांड करेंगे और ऐसे में वो गिल्डा और डॉन को लाइब्रेरी ले जाकर सब कुछ बता देते हैं। पहले तो गिल्डा और डॉन को इनकी बातों पर यकीन ही नहीं होता, बट देन नॉर्मन उन्हें एक लिस्ट दिखाता है जिसमें 6 साल के उन सभी बच्चों के नाम थे जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया था और कॉनी का नाम भी उनमें से एक था। ये वही बच्चे थे जिन्हें टाइम से पहले ही फेयरवेल दे दिया गया था। अब दोस्तों नॉर्मन गिल्डा और डॉन से एक बात छिपाया था और वो ये कि कॉनी की डेथ हो चुकी है। वो बस उनसे ये कहता है कि बाहर जाकर इन बच्चों को डीमंस का स्लेव बना दिया जाता है। गिल्डा और डॉन इनकी बात मान जाते हैं और उनके जाते ही रे नॉर्मन से पूछता है कि उसने उन दोनों से मरने वाली बात क्यों छुपाई। इस पर नॉर्मन बताता है कि अगर वो बता देता कि बाहर जाकर कॉनी की डेथ हो गई तो वो लोग डर जाते। रे को ये बात ठीक नहीं लगती और वो नॉर्मन से कहता है कि जब उन लोगों को सच पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होंगे। अब नॉर्मन ने गिल्डा और डॉन को इसलिए भी सेलेक्ट किया था क्योंकि नॉर्मन के हिसाब से गिल्डा और डॉन में से ही कोई मॉम का जासूस भी हो सकता है। नॉर्मन रे को यहाँ एक प्लान के बारे में बताता है जिससे वो पता लगा सकेंगे कि उन दोनों में से कौन जासूस है। नॉर्मन का प्लान था कि वो डॉन और गिल्डा को बता देगा कि उसने बाहर भागने के लिए जो रोप बनाई है वो कहाँ रखी है, बट वो दोनों को डिफरेंट लोकेशंस बताएगा। वो डॉन को बताएगा कि रोप उसके बेड के नीचे है और गिल्डा को बताएगा कि रोप 2nd फ्लोर के वॉशरूम के सीलिंग पर है। जो भी जासूस होगा वो उस
लोकेशन का पता मॉम या सिस्टर में से किसी एक को बता देगा एंड इससे उन्हें भी पता चल जाएगा कि जासूस कौन है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां गिल्डा अपने रूम से निकलकर सिस्टर के रूम में जाती है और एमा उसे बाहर जाते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने चुपके से मॉम को एक पेपर पर लिखकर यह बता दिया कि रोप नॉर्मन के बेड के नीचे है। नाउ गिल्डा सिस्टर के रूम में थी और एमा रूम के बाहर छुपकर उन दोनों की बातें सुनती है। इस पॉइंट पे एज ए व्यूअर हमें लगता है कि गिल्डा ही वो जासूस है, बट गिल्डा सिस्टर को थैंक्स कहने आई थी क्योंकि सिस्टर उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। सिस्टर काफ़ी ट्राई करती है कि गिल्डा उन्हें कुछ बता दे, बट वो उन्हें कुछ नहीं बताती और बाहर खड़ी एमा चैन की सांस लेती है। तो अगली सुबह इन तीनों को डॉन पे शक हो गया था और यहाँ नॉर्मन और रे डिस्कस करते हैं कि आखिर कोई बच्चा मॉम का जासूस क्यों बना होगा। रे का कहना था कि जरूर उस बच्चे को किसी तरह का फायदा मिलता होगा। ये सुनकर नॉर्मन उस रात एमा से पूछता है कि क्या अब भी वो सभी बच्चे को बचाना चाहती है इंक्लूडिंग द जासूस, जिस पर एमा हाँ कहती है क्योंकि एमा के हिसाब से उसे सभी बच्चों को बचाना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चा बचना चाहता हो या नहीं, या फिर वो जासूस ही क्यों ना हो, वो सबको बचाएगी। नाउ नेक्स्ट सीन में हम नॉर्मन और रे को वॉशरूम की सीलिंग एंड बेड के नीचे रखे फेक रोप को चेक करते हुए देखते हैं। नाउ एज एक्सपेक्टेड बेड के नीचे वाली फेक रोप गायब थी, जिसे देखकर रे नॉर्मन से कहता है कि डॉन जासूस है, बट नॉर्मन रे की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि जासूस डॉन नहीं बल्कि तुम हो। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में नॉर्मन रे को बताता है कि असल में उसने 3 लोगों के लिए वो ट्रिक बनाई थी, जहां उसने गिल्डा को लाइब्रेरी का लोकेशन दिया था, डॉन को डाइनिंग हॉल का लोकेशन बताया था और बेड के नीचे का लोकेशन उसने रे को फंसाने के लिए बताया था। ये सुनकर रे कन्फेस करता है कि उसे बहुत पहले से ही इस ऑर्फनेज की सच्चाई का पता चल गया था और मॉम ने उसे ये सच्चाई छुपाने के लिए कहा था, इसीलिए वो मॉम का जासूस बन गया। उसने जासूस बनने के लिए मॉम से 2 शर्तें रखी थी। पहली ये कि मॉम उसे बाकी बच्चों के मुकाबले इस ऑर्फनेज में ज़्यादा साल तक रुकने देंगी, और दूसरी शर्त ये कि मॉम उसे जासूसी के बदले आउटर वर्ल्ड से कुछ इक्विपमेंट्स ला कर दें। रे बताता है कि मॉम से आज तक उसे जो भी इक्विपमेंट मिले थे उन सब पर एक्सपेरिमेंट करके उसने ट्रैकर को तोड़ने का तरीका निकाल लिया था। नॉर्मन रे को बताता है कि ऑल्दो वो एक गद्दार है, फिर भी एमा उसे बचाना चाहती है, इसीलिए वो चाहे तो अब भी उनका साथ दे सकता है और वो मॉम को धोखा देकर उनके साथ भाग सकता है। रे नॉर्मन से कहता है कि मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ, पर मैं तुम लोगों का साथ एक शर्त पे ही दे सकता हूँ, और वो ये कि टाइम आने पर तुम्हें एमा को धोखा देना होगा। तुम्हें एमा को यकीन दिलाए रखना होगा कि हम बाकी बच्चों को भी लेके भागेंगे, लेकिन समय आने पर केवल एमा, तुम, मैं, गिल्डा और डॉन ही यहाँ से भागेंगे, क्योंकि सभी को लेकर भागने का प्लान एक फेल्ड प्लान है और उससे सब पकड़े जाएंगे। नॉर्मन रे की शर्त मान लेता है और इसके बाद रे मॉम के रूम की तरफ निकल जाता है। मॉम के ऑफिस पहुंचकर रे मॉम को रिपोर्ट करता है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है और बच्चों को टैग गेम के थ्रू ट्रेन किया जा रहा है। रे मॉम को काइंड ऑफ टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ आपने सिस्टर को क्यों बुलाया है, ताकि वो मेरी जगह ले सके। मॉम उसे बताती है कि उन्हें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, इसलिए सिस्टर को यहाँ बुलाया गया है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां वो तीनों प्लान डिस्कस करने के लिए फॉरेस्ट में इकट्ठा हुए थे। यहाँ एमा नॉर्मन से पूछती है कि क्या उन्हें जासूस के बारे में पता चला, जिस पर नॉर्मन बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन रे एमा को साफ साफ बता देता है कि वही जासूस है। एमा ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और यहाँ रे बताता है कि असल में वो उन्हें उसी रात बता देने वाला था कि वो मॉम का जासूस है, बट उन दोनों ने कॉनी की डॉल वहीं गिरा दी थी, जिस वजह से सिचुएशन संभालने के लिए उसे चुप रहना पड़ा। एमा रे से पूछती है कि क्या तुम अब भी हमारी टीम में हो, जिस पर रे हाँ कहता है। फिर एमा पूछती है कि क्या तुम सबको लेकर बाहर निकलना चाहते हो, और इस क्वेश्चन के रिप्लाई में वो एमा से झूठ बोल देता है कि वो इसके लिए रेडी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम डॉन और गिल्डा को नाराज देखते हैं क्योंकि उन्हें प्लान वगैरह में शामिल नहीं किया जा रहा था। साथ ही उन्हें लगने लगा था कि मे बी उन्हें सारी बातें नहीं बताई जा रही। ऐसे में उस रात 5 बच्चे स्टोर रूम में मिलकर प्लान डिस्कस करते हैं, जहां एमा बताती है कि उसने और गिल्डा ने कुछ दिनों से मॉम पर नजर रखी है और उन्हें पता चला है कि मॉम के रूम के बगल में एक सीक्रेट रूम भी है। मॉम रोज रात को ठीक 8 बजे कहीं गायब हो जाती है एंड मोस्टली वो सीक्रेट रूम में जाकर हेडक्वार्टर्स कांटेक्ट करती होंगी। थोड़ी देर बाद डॉन और गिल्डा को डिनर टेबल लगाने के लिए बुला लिया जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों डाइनिंग रूम में जाकर उस सीक्रेट रूम के हिडन डोर को खोज लेते हैं कि तभी यहाँ रूम में किसी के आने की आवाज आती है। इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि डॉन और गिल्डा के पास एक छोटा बच्चा हाइड एंड सीक खेलते हुए आ गया था। इसके बाद सीन एमा, रे और नॉर्मन पे शिफ्ट होता है, जो कि प्लान डिस्कस कर रहे थे। रे बताता है कि उन लोगों के पास ऑर्फनेज की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आ गई है, साथ ही ट्रैकिंग डिवाइस को भी वो तोड़ सकते हैं। उन्हें बस इस ऑर्फनेज के बाहरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नॉर्मन इन्हें यहाँ से भागने के 3 स्टेप्स बताता है।
पहला उस वॉल को पार करना, दूसरा इस फार्म से बाहर निकलना और तीसरा आउटर वर्ल्ड में सरवाइव करना। इस पर रे कहता है कि हमें आउटर वर्ल्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और एमा यहाँ बताती है कि वो जानती है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल सकती है।